हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले सेशन में बात कर रहे थे मराठाओं के बारे में एवं पेशवाओं को देखा। ठीक, मराठा और पेशवा की शक्तियों को भी अंदाजा और पढ़ा भी, जिसमें हम लोगों ने 3 आंग्ल मराठा युद्ध को भी देखा। ठीक, और उन्हीं युद्धों के बाद से हम लोग अब आज के सेशन में पढ़ेंगे जो मराठा है और पेशवा रहा है, इनके समय में जो प्रांतीय प्रशासन रहा है या प्रांतों का प्रशासनिक विभाजन क्या रहा है। क्योंकि हमने केंद्रीय विभाजन जो हुआ अष्ट पेशवा अष्ट दिग्गज के बारे में चर्चा शिवाजी के ही क्लास में कर लिया था। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रांतों का विभाजन। हेडिंग डालेंगे प्रांतों का प्रशासनिक विभाजन। क्या प्रांतों का प्रशासनिक विभाजन, प्रांतों का प्रशासनिक विभाजन, प्रांतों का प्रशासनिक विभाजन। ठीक, प्रांतों का प्रशासनिक विभाजन। एक लाइन नोट करिएगा, शिवाजी के क्षेत्रों को स्वराज कहा जाता था। ठीक, शिवाजी के क्षेत्रों को स्वराज कहा जाता था। शिवाजी के क्षेत्रों को स्वराज कहा जाता था। स्वराज कहा जाता था। जो शिवाजी के क्षेत्र हुआ करते थे इसको क्या कहा जाता था? स्वराज कहा जाता था। नोट कर लेंगे इसको। आगे की तरफ लिखेंगे प्रांतीय प्रशासन 3 भागों में बटा हुआ था। प्रांतीय प्रशासन 3 भागों में बटा था। 3 भागों में बटा था। 3 भागों में बटा था। ठीक, 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक, 3 भागों को देखेंगे हम लोग। एक लिखेंगे उत्तरी और दूसरा दक्षिणी, और तीसरा जो था दक्षिणी पूर्वी। इनके विषय में हम देखेंगे। जो उत्तरी भाग हुआ करता था ये कहां से कहां तक हुआ करता था, तो ये नोट करेंगे सूरत से लेकर पूना तक। सूरत से पूना तक। कहां से? सूरत से पूना तक हुआ करता था। ठीक, इसके जो प्रमुख हुआ करते थे, नोट करेंगे, वो थे मोरोपंथ। इसके जो प्रमुख थे मोरोपंथ पिंगले थे। मोरोपंथ पिंगले, ठीक, शिवाजी के द्वारा नियुक्त किए गए थे। और जो दक्षिणी भाग हुआ करता था ये कोंकण वाला क्षेत्र था। कौन? कोंकण का जो क्षेत्र आता था, ठीक, समुद्र के किनारे वाला एरिया। ठीक, इसके जो प्रमुख हुआ करते थे, नोट करेंगे नीचे अन्नाजी दत्तो या दत्ते। ठीक, दत्तो, अन्नाजी दत्तो हुआ करते थे। अब दक्षिण पूर्वी वाला जो था, ये जो क्षेत्र आता था, ये आता था सतारा। क्या? सतारा, कोल्हापुर। नोट करेंगे सत्ता, कोल्हापुर और फिर दलनौन। ये वाला जो क्षेत्र आता था दक्षिण भारत का, ये दक्षिणी पूर्वी में आता था। लिखेंगे यहाँ का जो प्रमुख था, दत्ताजी पंत। नोट कर लीजिएगा, ये प्रमुख हुआ करते थे। शिवाजी के प्रांतीय प्रशासन 3 भागों में बटा था। ठीक, और यही अन्नाजी दत्तो जो थे, यही आगे चल करके भूमि सर्वेक्षण करवाएगा शिवाजी इन्हीं से, और उस समय की भूमि के मापन की पद्धति को देखा जाएगा। और उसी पद्धति के आधार पर मराठाओं ने वैज्ञानिक तरीके से अपनी खेती करना स्टार्ट किया था, कृषि को करना प्रारंभ किया था। अन्नाजी दत्तो आगे चल करके यही भूमि सर्वेक्षण करेंगे। ठीक, चलिए आगे की तरफ देखते हैं। प्रांतों का प्रशासनिक विभाजन कैसे है, इनको देखना है। और ये वनडे के लिए कभी कभी फैक्ट बन जाते हैं, नहीं तो बाकी मेंस के ही एग्जामों में काम आते हैं। ठीक, चलिए देखिएगा, इसमें महाल हुआ करता था। महाल, ठीक, क्या? महाल।
महल का मतलब राज्य हुआ करता था। ठीक, महल का मतलब राज्य, नोट करते रहेंगे आप। दूसरा लिखेंगे परगना। परगना, ठीक, परगना का मतलब हुआ करता था प्रांत। ठीक, आगे लिखेंगे परगना के बाद हुआ करता था इसमें तरफ, जिसे कहा जाता था जिला। ठीक, क्या जिला कहा जाता था। ठीक, फिर अगली तरफ लिखेंगे तरफ के बाद मौजा। मौजा, मौजा में जो आता था ये गांव आता था, या गांव का, छोटे गांव का समूह, छोटे गांव का समूह। ठीक, नोट कर लीजिएगा, मौजा एक गांव या छोटे गांव का समूह आया करता था। ठीक, लिखेंगे ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर पटेल, कोष्टक में लिख लेंगे पाटिल। ठीक, ये हुआ करते थे किसके लिए, राजस्व वसूलने के लिए, राजस्व वसूलने, वसूलने हेतु। ठीक, ग्रामीण स्तर पर राजस्व वसूलने हेतु पटेल या पाटिल हुआ करते थे। ठीक, मराठाओं के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। 12 अलूटे, अलूटे या अलूते, ठीक, दोनों मिलता है, अलूटे या अलूते हुआ करते थे। अलूटे का मतलब ये हुआ करते थे क्या, लिख लेंगे ग्राम सेवक। ठीक, जैसे वीडियो वीडियो है ये सब होते थे, ग्राम सेवक 12 हुआ करते थे। आगे की तरफ लिखेंगे 12 बलूटे हुए करते थे। अलूटे के बाद बलूटे, बलूटे का मतलब हुआ करता था शिल्पकार, शिल्पकार। ठीक, शिल्पकार, शिल्पकार एक तरीके के ये होते थे, इनको कहा जाता था क्या, शिल्पकार को ही कहा जाता था कि जागीरदारी वसूलना, जागीरदारी करना। ठीक, आगे की तरफ इसी में एक चीज और लिख लेंगे, सिलहदार। सिलहदार वो तो सेनाओं में देख लिया जाएगा, जो अस्थायी सेना हुआ करती थी। अब इनकी सेनाओं का विभाजन लिखेंगे, ये रहा प्रांतों का विभाजन, इसमें कुछ समझाना है नहीं। ठीक, बस समझना है किसको क्या कहा जाता था। आगे की तरफ इसमें नोट करेंगे सेनाओं का विभाजन, सेना का विभाजन, सेना का विभाजन, सेना का विभाजन। ठीक, तो सेना के विभाजन में हम देखेंगे पहले आते थे क्या, इसमें हवलदार, हवलदार। ठीक, हवलदार के बाद जो अगला आता था उसको कहा जाता था जुमलादार, जुमलादार। जुमलादार के बाद जो आता था उसको कहा जाता था एक हजारी, एक हजारी। एक हजारी के बाद जो आता था उसको कहा जाता था पंच हजारी, पंच हजारी। ठीक, पंच हजारी के बाद जो आता था उसको कहा जाता था सर ए नौबत, सर ए नौबत, सर ए नौबत। यही पोस्ट हुआ करती थी। ठीक, और हमने लिखा क्या है, बढ़ते क्रम में लिखा है। ठीक, सबसे निचले स्तर पर हवलदार, फिर जुमलादार, फिर एक हजारी, फिर पंच हजारी, फिर सर ए नौबत। ठीक, तो सर ए नौबत सर्वोच्च था, तो यहां लिख लेंगे सर्वोच्च सैन्य अधिकारी, सर्वोच्च सैन्य अधिकारी, सैन्य अधिकारी। यानी जो ये कहेगा अब उसी के हिसाब से क्या होगा, कार्य होगा। ठीक, हवलदार के अंदर लिख लेंगे सब 25 घुड़सवार आते थे। कितने, 25 घुड़सवार। हवलदार के अंदर कितने आते थे, 25 घुड़सवार आते थे। घुड़सवार, 25 घुड़सवार सैनिक। ठीक, हवलदार के अंडर में रहा करते थे, यानी हवलदार कहीं चाहा तो 25 घुड़सवार सैनिक क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे। आगे की तरफ इसमें 5 हवलदार आया करते थे। जुमलादार में लिखेंगे 5 हवलदार, इसके अंदर 5 हवलदार आया करते थे, हवलदार। इसके अंडर में 5 हवलदार, यानी जुमलादार जहां चाहेगा 5 हवलदार, 5 हवलदार के बराबर 25 पांचे 125 घुड़सवार यहाँ खड़े हो जाएंगे जब ये कहेगा तो। ठीक, एक हजारी के अंदर जो आता थे 10 जुमलादार आते थे। क्या, 10 जुमलादार।
ये आते थे 10 जुमलादार। कितने आते थे? 10 जुमलादार आते थे। ठीक, और 5 हजारी के अंदर 5 एक हजारी आते थे। कितना? 5 एक हजारी, एक हजारी आते थे। ठीक, पिछला से ही संबंध था उनका। ठीक, जैसे हवलदार के अंदर 25 घुड़सवार, उसी प्रकार जुमलेदार के अंदर 5 हवलदार, एक हजारी के अंदर 10 जुमलेदार, 5 हजारी के अंदर 5 एक हजारी। ठीक, और सर ए नौबत सर्वोच्च सैन्य अधिकारी था, उसके अंदर पूरी सेनाएं आती थी। आगे की तरफ हम देखेंगे पैदल सेना। इसमें कौन कौन सी सेना हुआ करती थी? पैदल सेना हुआ करती थी, पैदल सेना। ठीक, दूसरा लिखेंगे घुड़सवार, 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 घुड़सवार सेना। ठीक, और तीसरा लिखेंगे पागा, पागा या बारगीर। ठीक, ये कोष्टक में लिख लेंगे शाही घुड़सवार सैनिक, घुड़सवार सैनिक, यानी जो राजा के साथ, शासक के साथ चलता था। ठीक, ये शाही, उसे पागा या बारगीर बोला जाता था। जो शिवाजी या अन्य शासकों के साथ चलती थी सेना, उसको पागा या बारगीर बोला जाता था। आगे की तरफ लिखेंगे तीसरा, चौथा के बाद नौसेना। नौसेना हमने बताया था शिवाजी ने कोलंबो में क्या किया था? कोलंबो में एक सैनिक मुख्यालय बनाया हुआ था। ठीक, जिसे दरिया एक सारंग कहा जाता था, उसके सेनापति को, जो नौसेना हुआ करता था। ठीक, पांचवा लिखेंगे सिलहदार, सिलहदार हुआ करता था, सिलहदार। सिलहदार का ये जो हुआ करता था सिलहदार, ये अल्पकाल के लिए सैनिक बनते थे। कितने? अल्पकाल के लिए। जब युद्धों का दौर आता था, युद्ध होना होता था, तो इनको भर्ती किया जाता था कम समय के लिए। ठीक, तो इनको सिलहदार या अल्पकाल, अल्पकाल बोला जाता था। अल्पकालीन लिख लीजिए, अल्पकालीन सैनिक, अल्पकालीन सैनिक, अल्पकालीन सैनिक। ठीक, अल्पकालीन सैनिक जिनको बहुत कम समय से सेवा लिया जाता था, कम, उसी के बदले इनको वेतन दिया जाता था। और ये जो अल्पकालीन सैनिक हुआ करते थे, इन सैनिकों को खुद का अपना घोड़ा ले आना होता था, खुद का अपना अस्त्र शस्त्र ले आना होता था। ठीक, उसके बदले उनको पैसा दिया जाता था। लेकिन बाकी ये जो पैदल सेना वाले या घुड़सवार सेना थे, ठीक, या नौसेना थी, इनको सब राज्य की तरफ से घोड़े, सेना, हर चीजें दी जाती थी और अस्त्र शस्त्र दिए जाते थे इन सेनाओं को। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे किले की सुरक्षा। किले की सुरक्षा कौन कौन करता था? कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक, चलिए, किले की सुरक्षा, हवलदार, किले की सुरक्षा, किले की सुरक्षा, यानी मराठाओं में किले की सुरक्षा कौन करता था? ठीक, इसको देखेंगे तो हवलदार हुआ करता था। ठीक, हवलदार, हवलदार का काम हुआ करता था आंतरिक प्रशासन की देखरेख, आंतरिक प्रशासन की देखरेख, की देख रेख। ठीक, कहां पर? किले के अंदर। नोट कर लेंगे, किले के अंदर, किले के अंदर। देख रहे हैं, किले के अंदर जो आंतरिक प्रशासन हुआ करता था, उसी की देख रेख करना। ठीक, हवलदार का काम हुआ करता था। फिर सर ए नौबत हुआ करता था। क्या? सर एक दो, सर ए नौबत, सर ए नौबत। हमने बताया था सर ए नौबत सेना का क्या है? सर्वोच्च अधिकारी है। और सर ए नौबत जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, लिखेंगे यह पद केवल मराठाओं को दिया जाता था, मराठाओं को दिया जाता था, को दिया जाता था, को दिया जाता था, केवल मराठाओं को दिया जाता था यह पद। किसको? सर ए नौबत का, जो सेनाओं का सर्वोच्च बड़ा पद हुआ करता था। ठीक, नीचे लिखेंगे इसमें यह सेनाओं का नेतृत्व कर्ता के रूप में था, जो किले की सुरक्षा करती थी, सुरक्षा करती थी। जो सेना सुरक्षा करती थी किले की, उसका भी नेतृत्व करता
का काम करता था। ठीक, कौन? सरे नौबत। आगे लिखेंगे सबनीस, 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 सबनीस। ठीक, लिखेंगे यह पद केवल ब्राह्मणों को दिया जाता था, यह पद ब्राह्मणों को दिया जाता था, ब्राह्मणों, ब्राह्मणों को दिया जाता था, ब्राह्मणों को दिया जाता था। यह पद केवल ब्राह्मणों को दिया जाता था। क्यों ब्राह्मणों को दिया जाता था? नीचे लिखेंगे एक किले के अंदर, यह किले के अंदर, यह किले के अंदर, किले के अंदर, यह किले के अंदर लिखेंगे असैनिक शासन, असैनिक शासन, एक किले के अंदर असैनिक शासन की देखभाल, की देखभाल करते थे। ठीक, करते थे। ठीक, कुछ भी कोई भी वैसा कार्य है, ठीक, ये सारी चीजों का देखभाल इन्हीं के काम था, दरबार का। ठीक, मतलब दरबार के अंदर और भी जो कार्य बाहर हुआ करते थे, जिनकी देख रेख करना, क्या आया क्या गया, ठीक, इन सारी चीजों का सबनीस किया करते थे। ब्राह्मणों को केवल पद दिया करता था, जो सरे नौबत था मराठाओं को दिया जाता था। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें भू राजस्व व्यवस्था। मराठाओं की भू राजस्व व्यवस्था क्या थी? हमने बताया कि जो ग्रामीण स्तर पर भू राजस्व वसूला जाता था वो पटेल के द्वारा वसूला जाता था, जिसे पाटिल भी कहा जाता था। और ये भी पहले ही बता दिया कि शिवाजी का जो भूमि सर्वेक्षण का काम किए थे अन्नाजी दत्तो किए थे। कौन? अन्नाजी दत्तो। तो लिखेंगे भू राजस्व व्यवस्था। क्या? भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था। मराठाओं का भू राजस्व व्यवस्था क्या थी, इसको हम लोग देखेंगे। भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, मराठाओं का भू राजस्व जो व्यवस्था था, इसमें लिखेंगे शिवाजी ने, शिवाजी ने अपने शासनकाल में, अपने शासनकाल में अन्नाजी दत्तो, अन्नाजी दत्तो, अन्नाजी दत्तो से भूमि सर्वेक्षण करवाया, भूमि सर्वेक्षण करवाया, करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से कृषि हो सके। ठीक, वैज्ञानिक तरीके से कृषि हो सके, इसी के लिए लिखेंगे। तथा इसने मापन प्रणाली को अपनाया, मापन प्रणाली को अपनाया, प्रणाली को अपनाया। कौन? शिवाजी ने। मापन के आधार पर इसने कृषि कार्य स्टार्ट करवाया। ठीक, लिखिएगा 20 काठी, 20 काठी बराबर 1 बीघा हुआ करता था। 1 बीघा, काठी को ही बाद में हमारे यहाँ लोग संशोधन करके कट्ठा बोलने लगे। इतने कट्ठा बराबर 1 बीघा। ठीक, जो भी हुआ करता है। फिर लिखेंगे इसमें 120 बीघा बराबर, 120 बीघा बराबर 1 चावर। ठीक, 1 चावर हुआ करता था। और हमारे यहाँ 1 बीघा में कितना होता है? 20 बिस्वा होता है, कहीं कहीं 18 बिस्वा भी होता है। ठीक, आगे लिखेंगे भू राजस्व की जो दर वसूला जाता था, भू राजस्व, भू राजस्व की दर जो हुआ करती थी, पहले 33% हुआ करती थी। ठीक, बाद में क्या हो गई? बाद में बढ़ गई। बाद में कितना हो गई? 40%। यानी पहले 33% पूरी भूमि जो राजस्व वसूला जाता था उतना 33% हुआ करता था, बाद में 40% वसूला जाने लगा। और जो इसको वसूलता था, हमने बताया क्या, उसको क्या कहा जाता था? वसूलने वाले को पाटिल, पाटिल या इसी को बोलते थे पटेल। कहीं कहीं अगर ये न मिलेगा या देगा कुलकर्णी, इसको भी नोट कर लीजिएगा, कुलकर्णी देगा। ठीक, ये क्या करते थे? भू राजस्व को वसूलते थे। क्या करते थे? वसूलते थे, वसूलते थे। ठीक, हो गया। आगे की तरफ लिखेंगे, इसमें हम साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ये तो आप लोग उसी समय जाने होंगे। आगे की तरफ हम इसमें देखेंगे, लिखिएगा इसमें और भी हेडिंग डालिएगा, मराठाओं का, मराठाओं के
प्रशासनिक पद, मराठाओं के प्रशासनिक पद हुआ करते थे। देखेंगे इसमें किस पद को क्या क्या कहा जाता था। लिखेंगे कामविसदार, पहला कामविसदार, कामविसदार हुआ करता था। दूसरा नोट करेंगे इसमें कामविसदार के बाद मामलदार, क्या मामलदार। अब कामविसदार जो हुआ करता था ये छोटे प्रांत का सूबेदार, ठीक, छोटे प्रांत का सूबेदार हुआ करता था। और मामलदार जो हुआ करता था ये बड़े प्रांत का सूबेदार था, बड़े प्रांत का सूबेदार। अब सूबेदार क्या होते हैं हम अकबर के समय से ही बताते आ रहे हैं, ठीक, यहाँ आप नोट कर लीजिएगा। आगे लिखेंगे पोतनीस, तीसरा पोतनीस, इसमें लिखेंगे पोतनीस में शाही खजाने के खर्च की देखरेख, शाही खजाने की देखरेख करने वाला। मराठाओं में जो शाही खजाना हुआ करता था उसकी जो देखरेख करता था, ठीक, खर्च की देखरेख करने वाला या उसकी पूरी सुरक्षा लेखा जोखा रखने वाला क्या कहलाता था, पोतनीस कहलाता था। ठीक, आगे लिखेंगे चौथा कारखानावीस, ठीक, क्या कारखानावीस। एक कारखानावीस जो हुआ करता था ये अन्न, कारखाना से लग रहा है ना, अन्न प्रभार भंडारी हुआ करता था, अन्न प्रभार भंडारी, ठीक, अन्न प्रभार भंडारी हुआ करता था। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे कुर्जा पट्टी, क्या, कुर्जा पट्टी। देखेंगे कुर्जा पट्टी क्या हुआ करता था, लिखेंगे ये आपातकालीन कर हुआ करता था, आपातकालीन कर। कोई आपातकाल आ गया तो उस समय जो कर वसूला जाता था उसको कहा जाता था आपातकालीन कर। ठीक, छठवां लिखेंगे इसमें पोल पट्टी, एक कुर्जा पट्टी था, ये पोल पट्टी है। ठीक, पोल पट्टी में लिखेंगे युद्ध में लूटा गया धन, लूटा गया धन। ठीक, जो पिंडारी हुआ करते थे, पिंडारियां, उसमें चित्तू जैसे लोग, चित्तू जैसे लोग पिंडारी हुआ करते थे। पिंडारियों का काम ही था लूटना। ठीक, किसी भी व्यक्ति को उसको मूर्ख बना करके उसकी किसी न किसी तरीके से उसको लूट लेना। ठीक, अंग्रेजों को भी लूटते थे पिंडारी जो हुआ करते थे, लूटपाट से ही ये अपना जीवन यापन करते थे। तो पिंडारियों के साथ जो लूटपाट हुआ करती थी युद्धों में, किसी युद्ध में लड़ने के बाद जो सब कुछ मिलता था, ठीक, वो चौथ से तो कर देना ही होता था, लेकिन पोल पट्टी में युद्ध में लूटा गया धन हुआ करता था जिसे पोल पट्टी बोला जाता था। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे इसमें, इसको मिटा कर लिखिएगा आगे। ठीक, मराठाओं के अन्य जो कर हुआ करते थे उसको नोट करेंगे। वतन क्या होता था, तो ये वतन जो हुआ करता था इसको सेवा के बदले प्रदान की गई भूमि। ठीक, कोई भी व्यक्ति था अगर वो मराठाओं की सेवा कर देता था तो उसके बदले उस सरदार को जो भी भूमि दिया जाते थे या उस व्यक्ति को जो भी भूमि प्रदान कर दी जाती थी राज्य की तरफ से, उसको बोला जाता था वतन। तो वतन को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि क्या, जीविका या रोजगार का स्रोत, जीविका या रोजगार का क्या स्रोत, इसको हम कह सकते हैं। ठीक, नोट कर लीजिएगा, जीविका या रोजगार का स्रोत। आगे की तरफ नोट कर लेंगे इसमें हम, जिसमें हमने बताया कि अभी बलूते हुए करते थे, बलूटे ये शिल्पकार हुआ करते थे, शिल्पकार। ठीक, कहाँ पर हुआ करते थे, ग्रामीण स्तर पर। ठीक, जागीरदार की तरह हुआ करते थे। कैसे, जागीरदार की तरह हुआ करते थे, जागीरदार की तरह हुआ करते थे,
ठीक। और एक सेवक हुआ करता था जिसे क्या कहा जाता था, अलूटे। अलूटे अलूटे क्या हुआ करते थे, ये सेवक हुआ करते थे। ठीक, क्या सेवक, ग्रामीण सेवक हुआ करते थे ग्रामीण स्तर पर। तो ये रहा मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था जिसको हम लोगों ने देखा। और प्रशासन में सबसे पहले सबसे बड़ा जो पद आता है केंद्रीय प्रशासनों में, पेशवा का आता है, जिसको हमने शिवाजी के ही समय में देख लिया था कि उनके दरबार में 8 लोग रहा करते थे। बाद में चल करके एक और उसमें पद बनाया गया, ठीक, जिसको प्रतिनिधि तो 9 हो गए, लेकिन अष्ट पेशवा अष्ट दिग्गज ही पूछे जाते हैं, तो इसको आप अष्ट पेशवा शिवाजी के दरबार में आता था। ठीक, जिसमें पेशवा का महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। उसके सबसे सर्वोच्च जो मराठा शासक हुआ करते थे, राजा का पद हुआ करता था। तो आज मराठा साम्राज्य समाप्त हुआ। अब हम लोग औरंगजेब की मृत्यु के समय ही और भी जो साम्राज्यों का उदय हुआ है, भरतपुर, ठीक, इसके बाद उसी समय हम लोग देखेंगे भरतपुर के साथ साथ मैसूर को भी देख लिया जाएगा। फिर बचा रह जाएगा अवध। तो अंग्रेजों के समय पढ़ते हुए वक्त भी हम अवध को देख लेंगे या पहले भी देख लेंगे। तो अब ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन को एक सीधे से देखेंगे। 1857 की क्रांति को पार करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ चलेंगे। ठीक, मेहनत से पढ़ते रहिए। कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। ज्यादा से ज्यादा आप प्रीवियस ईयर के सॉलिड पेपर को देखते रहें। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, इस पर अगर आप पढ़ करके कोई भी चीज और ये अंदाजा लगा लिए और ये क्वेश्चन बना लिए वहां से कि कैसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तो समझ लीजिए कि आपने पूरे कंपटीशन का 70% हिस्सा आज ही जीत लिया है। ठीक, जिसको क्वेश्चन बनाने आ गया अपने नोट से। तो पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट होता है तो हमें बताएं। ज्यादा से ज्यादा हमारी इस क्लास को शेयर करें। तो मिलते हैं अगली क्लासों में। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।